हेलो दोस्तों, कैसे हो। रिटायरमेंट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, डेथ चैप्टर हमने कंप्लीट किया था अपने लास्ट लेक्चर में। और इसी चैप्टर का स्टडी मॉड्यूल हमारा करना बाकी रह गया था। काफ़ी हद तक तो हमने कर लिया था। एक पॉइंट पर आके मैंने आपको छुड़वा दिया था कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम इसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसी नेक्स्ट लेक्चर को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। याद है कौन सा टॉपिक था वो? JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। यस, देखो इन्होंने ना जॉइंट लाइफ पॉलिसी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। हालांकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट लाइफ पॉलिसी है नहीं। जैसे मैं आपके साथ अगर सिंपल भाषा में बात करूं जॉइंट लाइफ पॉलिसी को लेकर, तो मैं आपको बोलूंगा कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी कुछ नहीं है। मैं आपको बोलूंगा JLP की ट्रीटमेंट क्या होती है। देखो आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ था, मैं दोबारा आपको बता दूं, JLP में दो वैल्यूज होती हैं। एक होती है मैच्योरिटी वैल्यू और एक होती है सरेंडर वैल्यू। बेसिकली मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है आपको कब? कंप्लीशन कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड और डेथ, जो भी दोनों में से पहले होगा। चाहे तो जितने समय की आपने पॉलिसी ली है वो टाइम पीरियड पूरा हो गया, मान लो मैंने 5 साल की पॉलिसी ली थी। तीन अलग अलग पार्टनर्स होते हैं ना, जैसे तीन पार्टनर है तो पूरी फर्म ने मिलकर एक पॉलिसी ले ली तीनों पार्टनर के नाम पे। अब अगर इन फ्यूचर अगर कभी किसी भी पार्टनर को कुछ भी होता है, कुछ भी मतलब डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी और वो देगी पूरा पैसा। पूरी मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है उस केस में आपको। लेकिन अगर उससे पहले, मैच्योरिटी से पहले कह लो या फिर डेथ से पहले कह लो, अगर आपने करा दिया रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन याद है आपको, मैंने पढ़ाया था। रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कवर आता है? कवर होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग रिटायरमेंट भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। हालांकि इसके अलावा अमलगामेशन सेल भी हैं, बट आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ये तीन चीजें रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगी। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम आपको क्या मिलेगा? आपको सिर्फ सरेंडर वैल्यू मिलेगी। सरेंडर वैल्यू थोड़ा अमाउंट होता है, मैच्योरिटी वैल्यू ज्यादा अमाउंट होता है। अब यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कुछ भी केस हो जाए, जैसे अगर मैं बोलता हूं डेथ के केस में, डेथ के केस में क्या एंट्री होगी? एंट्री तो सेम होगी कि भाई JLP अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, और यहां पर क्या आएगी? फुल वैल्यू आएगी, पूरी वैल्यू ओल्ड रेशियो में। यहां पर भी अगर आप मेरे से पूछोगे तो एंट्री तो सेम ही रहेगी, JLP अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कौन सी होगी? सरेंडर वैल्यू, सुरेंदर वैल्यू नहीं। कई बार बच्चा पढ़ता सुरेंदर वैल्यू, सुरेंदर वैल्यू नहीं, सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है। इन शॉर्ट ये सिंपल केस होता है आपके पास। इसी केस को इन्होंने दो तीन पेचीदा पॉइंट्स में कवर किया हुआ है। मैं उसी पॉइंट्स के लिए आपके साथ आ रहा हूँ। ये पॉइंट्स है हमारे पास। मैं इसको नए सिरे में लास्ट लेक्चर में कुछ बताया था, बट मैं स्टार्टिंग से शुरू कर देता हूँ। ये वाला नोट करना है तो नोट कर लेना, पॉज एंड नोट कर लो एक बार, इसको फायदा मिलेगा आपको। जब मैं वो कराऊंगा तो इसकी नोटिंग आपके पास होनी चाहिए। ये रहा। अब पार्टनरशिप फर्म में डिसाइड, अब ये पॉलिसी कौन लेती है? फर्म लेती है, टू टेक अ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द लाइव्स ऑफ ऑल पार्टनर। द फर्म पे द प्रीमियम। प्रीमियम कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी।
द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी का मतलब हो गया मैच्योर्ड वैल्यू, टोटल अमाउंट जो है इज पेबल टू द फर्म ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी विच एवर इज अर्लियर। मैच्योरिटी का मतलब जितने टाइम के लिए आपने पॉलिसी ली थी, या तो वो टाइम पहले आ गया या फिर अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम के बीच में, उसी टाइम के दौरान किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इज टू मिनिमाइज द फाइनेंशियल हार्डशिप टू द इवेंट ऑफ पेमेंट अ लार्ज सम टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर और टू द रिटायरिंग पार्टनर। कल को सडनली किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, उसका एग्जीक्यूटर आ जाए, रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, फर्म को उसे पेमेंट करनी है, इतना पैसा फर्म एक साथ कहां से लाएगी? सडनली कोई पार्टनर सुबह आकर कहता है मुझे रिटायरमेंट चाहिए, भैया आपने तो रिटायरमेंट बोल दी, बट आपकी जो कैपिटल का हिस्सा बनता है, जो आपका कैपिटल का अमाउंट बनता है, वो फर्म इतना पैसा आपको कहां से ला के देगी? तो ये फाइनेंशियल हार्डशिप से बचने के लिए फर्म ने क्या कराया हुआ होता है? एक जेएलपी कराई होती है, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी कराई होती है कि अगर ऐसा कुछ होता है, पार्टनर डेथ करता है या रिटायरमेंट करता है, तो ये पैसा हमें मिलेगा और इससे हम उसकी फाइनेंशियली जो हमारी ऑब्लिगेशन है फर्म की टूवर्ड दैट पार्टनर, वो हम पूरी कर सकते हैं। कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है प्रीमियम पेड एंड जेएलपी वो इस तरह से होगी। पहला केस क्या है? अगर जो प्रीमियम पे है उसको क्या माना जाए? खर्चा। तो जब आपने प्रीमियम पे किया होगा तो आपने क्या एंट्री की होगी ऑन पेमेंट? इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट क्योंकि खर्चा है, टू बैंक क्योंकि आपका एसेट डिक्रीज कर रहा है, और फिर आप इसको अपना पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हो तो पीएनएल टू जेएलपी इंश्योरेंस प्रीमियम। जिस दिन आपको अमाउंट मिलेगा ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट करना, अगर उन्होंने अभी पैसा नहीं दिया लेकिन अगर दे दिया तो बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली। यहां पे इंडिविजुअली का मतलब है ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और एक चीज का ध्यान रखना, ये मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी या डेथ है। अगर रिटायरमेंट होता तो फिर यहाँ पे फुल अमाउंट नहीं आएगा, सिर्फ सरेंडर वैल्यू आएगी। ये तो एक पार्ट हो गया आपके पास। एक पार्ट होता है अगर प्रीमियम पे जो है वो ट्रीट किया गया है एज एन एसेट। आप जितना प्रीमियम पे करते जा रहे हो, पे करते जा रहे हो, आप उसको अपना एसेट बनाते जा रहे हो, हर साल आपका एसेट इंक्रीज होता जा रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज फर्स्ट डेबिटेड टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। तो आप एक अकाउंट ओपन करोगे इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट, आप उसे डेबिट करोगे एज एन एसेट कि आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, टू बैंक आपका बैंक कम हो रहा है। एंड ऑफ ईयर में अमाउंट जो भी एक्सेस होगा सरेंडर वैल्यू में, हर साल के एंड पे इंश्योरेंस कंपनी आपको एक सरेंडर वैल्यू बताएगी। सही सुना है आपने, इंश्योरेंस कंपनी बताएगी। सरेंडर वैल्यू हम और आप तय नहीं करते, सरेंडर वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी तय करती है कि जी आपने इतना पैसा पे किया है, हम आपको, अगर आज आप पॉलिसी तोड़ोगे तो हम आपको इतना पैसा पे करेंगे। वो जो पैसा पे करेंगे उसे कहा जाएगा सरेंडर वैल्यू। तो जितना एट द एंड ऑफ द ईयर अगर सरेंडर वैल्यू कम है, क्या लिखा है ना, इन एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू, यानी सरेंडर वैल्यू कम है और आपने जो पेमेंट की है वो ज्यादा है, जॉइंट पॉलिसी का अकाउंट ज्यादा आ रहा है, तो जो डिफरेंस है वो लॉस माना जाएगा और उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जब आपको अमाउंट रिसीव होगा, जब भी आपको इन फ्यूचर अमाउंट रिसीव होगा, जब भी आपको अमाउंट रिसीव होगा तो इन एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू, क्योंकि अब क्या होगा एट द एंड, भाई 5 साल की पॉलिसी है तो 5 साल के एंड पर जो आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट है वो तो सरेंडर वैल्यू पे मेंटेन है ना। अब अगर आपको पैसा मिलेगा तो सर ऑब्वियसली वो सरेंडर वैल्यू से ज्यादा मिलेगा क्योंकि मैच्योरिटी पे मिल रहा है। रिजल्ट इन गेन एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बात वही है घूम फिर के। तीसरा आता है आपके पास जहां पर आप साथ ही साथ एक जेएलपी रिजर्व अकाउंट भी बनाते हो। आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट भी बनाया और जितना पैसा आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी में गया उतना ही आपने एक और अकाउंट क्रिएट किया रिजर्व का, उसमें ट्रांसफर करते चले जा रहे हो। जो भी प्रीमियम आप पे करोगे डेबिट होगा पॉलिसी अकाउंट में जैसे हम पहले करते थे और क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट में जैसे हम पहले करते थे। At the end of year, amount equal to premium is transferred from P&L appropriation to policy reserve account. साल के एंड पे जितना अमाउंट आपने बैंक से पे किया है उतना ही अमाउंट आप P&L appropriation से उठाकर
रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। आफ्टर दिस पॉलिसी अकाउंट इज बॉट डाउन टू सरेंडर वैल्यू, फिर हम पॉलिसी अकाउंट को वापस लाते हैं सरेंडर वैल्यू पे, जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो हम पीएनएल में चार्ज कर देते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर अब जो आप डेबिट करोगे वो डेबिट करोगे किसको, पॉलिसी रिजर्व अमाउंट को, विद अमाउंट विच एक्सीड द सरेंडर वैल्यू। सिर्फ इस पॉइंट पर आकर ये डिफरेंस है किससे, सेकंड वाले से। सेकंड वाले में जब आपको उसको वैल्यू को कम करना होता है तो आप पीएनएल को डेबिट करते हो, लेकिन यहां पर जब आपको इसको करना होगा थर्ड वाले में तो आप पीएनएल को डेबिट नहीं करोगे, आपने जो जेएलपी रिजर्व क्रिएट किया हुआ है उसको डेबिट करोगे। बस ये फर्क है इन दोनों में, और कोई फर्क नहीं है। In this method, policy account appear on the asset side, done. Policy reserve account appear on the liability side, done. Until it is realized, जब तक कि वो realize नहीं होती, both this account में अंदर surrender value पे होंगे। This method is different from the method only in respect to reserve account. बस। अब इसी के ऊपर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसको कंफ्यूज कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स का आप देखोगे, यूट्यूब पे भी देखोगे, तो वो कहेंगे बहुत मुश्किल टॉपिक है, बहुत मुश्किल टॉपिक है। क्या मुश्किल है यार, एडमिशन, अगर एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है या चेंज इन पीएसआर होता है तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और कैश में ऐड कर दो। अगर डेथ हुई है तो पूरा पैसा मिलेगा, तो वो पूरा पैसा ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट कर दो, कैश में ऐड कर दो, बस। बाकी ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए, इसका थियोरेटिकली आ सकता है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन नहीं आता है। रेड, व्हाइट एंड ब्लैक शेयर प्रॉफिट इन दिस रेशियो, दे टूक आउट अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन 2011, 50,000 उसकी मैच्योरिटी वैल्यू है, ये मैच्योरिटी वैल्यू है। प्रीमियम है 3,000 जो कि एनुअली पे होगा। सरेंडर वैल्यू दी हुई है, जैसे 11 में ली तो पहली सरेंडर वैल्यू आपको 31 दिसंबर 11 को 0, 12 को 900, 13 को 2000, 14 को 3600। ब्लैक रिटायर करेगा 15 अप्रैल को। प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, केस नंबर 1। आपने बनाया जेएलपी प्रीमियम, क्या एंट्री होती है, जॉइंट लाइफ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक, और हर साल ये जेएलपी ट्रांसफर हो जाता है पीएनएल में, यानी पीएनएल टू जेएलपी, तो जेएलपी में आ गया बाय पीएनएल। आप देख रहे हो 10 जून 11 को पे हुआ, ये आपने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया उसी ईयर के एंड में। 10 जून 12 को पे हुआ, उसी ईयर के एंड पे आपने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। 10 जून 13 को पे हुआ, 31 दिसंबर 13 को आपने उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। और यहां से ये वाली एंट्रीज उठकर सारी की सारी आपके पीएनएल में आ गई, बस। और तो कुछ है नहीं सर इसमें समझाने लायक, ना ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट अगर आप देखोगे तो 15 अप्रैल को आप पाओगे कि हमारी जो वैल्यूज हैं 3600 आपको रिसीव हुआ, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इलस्ट्रेशन 8 सेम है, बस इसमें कहता है जेएलपी अकाउंट मेंटेन होगा ऑन सरेंडर वैल्यू बेसिस। तो जेएलपी अकाउंट आपका एक एसेट अकाउंट हो गया, एसेट में आपने एंट्री की जेएलपी अकाउंट टू बैंक, तो ये आपने टू बैंक में ट्रांसफर किया 3000। फर्स्ट ईयर एंड पे सरेंडर वैल्यू 0 है, इसीलिए उसी पे मेंटेन रहा जितने पे आपने था 3000 पे, टू पीएनएल, बाय पीएनएल सॉरी। अब फिर आपने टू बैंक पे किया, लेकिन सेकंड ईयर में सरेंडर वैल्यू कितनी आ गई अब 900 रुपए, तो आपका सीडी बना 900 और बाकी 2100 आपने पीएनएल से वापस उसकी वैल्यू को कम कर दिया। यहाँ पे 900 बैलेंस आया, 3000 आपने और पे किया, 3900 हो गया, लेकिन बनाना कितना है, सिर्फ 2000, तो 1900 रुपए पीएनएल में डेबिट हो गया। 2000 बैलेंस था, 3000 और पे किया, टोटल हो गया 5000, बनाना कितना है, सिर्फ 3600। ये सरेंडर वैल्यू पे जो मेंटेन करते हैं हम, तो 1400 आपने वापस डेबिट कर दिया पीएनएल में। 36 बैलेंस था, 36 ही मिला होगा, 36 ही मिला आपको, क्योंकि सरेंडर वैल्यू मिलेगी, रिटायरमेंट का केस है। अगर डेथ का केस होता तो पूरा 50,000 मिल जाता, लेकिन क्योंकि रिटायरमेंट का केस है तो सिर्फ सरेंडर वैल्यू मिली 3600, और 3600 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे।
प्रॉफिट एंड लॉस तो सेम चीज है यार, इसमें कुछ खास नहीं। बस जी, और तो इसमें कुछ है नहीं। एक ये सेपरेट लाइफ पॉलिसी का भी केस है, इसको भी देख लो। कई बार क्या होता है, हम लोग सबके लिए अलग अलग पॉलिसी लेते हैं। Instead of life policy taken jointly, instead of jointly on the name of all partner may take individual life policy for each of them. तीन पार्टनर है, तीनों के नाम पे अलग अलग पॉलिसी है, लेकिन प्रीमियम कौन पे करता है? फर्म। रिटायरमेंट के केस में रिटायर्ड पार्टनर इज एंटाइटल फॉर द सरेंडर वैल्यू ऑफ द लाइफ पॉलिसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो रिटायरमेंट होगी तो उसी को मिल जाएगा। सोना, गब्बू एंड अमित तीन पार्टनर है, ये रेशियो है, ये पॉलिसी है तीनों के इंडिविजुअली, ये उनका प्रीमियम है। अगर अमित रिटायर कर जाता है, यानी अमित रिटायर कर गया, अमित को कितना मिलेगा? 60,000। कैसे? 30 + 20 + 10, तो 60,000 का 1/5, 1/5 गया, 12,000 अमित को मिल गया। बस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लें एक बार। C, D and E are partners sharing profit and losses in the proportion of 1/2, 1/3, 1/6, यानी 3:1। D retire and the new profit sharing ratio is 3:2। D रिटायर कर गया, न्यू रेशियो है, रिजर्व है 12,000 इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ। अब रिजर्व तो सर पुराने पार्टनर में पुरानी रेशियो में बटेंगे ना, तो 6, 4, 2, सी आंसर आ गया। बी। अच्छा, इसको सेकंड को देखना भी इंपॉर्टेंट है। ABC takes a joint life policy after 5 years. B retire from the firm. Old profit sharing ratio is this. After retirement, A and C decided to share future profit equally. They had taken a joint life policy of 250 with a surrender value of 50,000. What will be the treatment in the partner's capital account on receiving the JLP amount if joint life policy premium is fully charged to revenue? यानी आपने खर्चा माना था, तो अब क्योंकि रिटायरमेंट है तो आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी, तो सरेंडर वैल्यू ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये आ गया सेकंड का ए। सेकंड का ए डन। थर्ड, ये तीनों इंपॉर्टेंट, मतलब ये थर्ड इंपॉर्टेंट है और उसके बाद एक और आएगा। सेम केस है, ओल्ड रेशियो है, उन्होंने इक्वली डिसाइड किया। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 2.5 लाख की, सरेंडर वैल्यू 50,000 है। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन रिसीविंग JLP अमाउंट इफ JLP इज मेंटेन एट द सरेंडर वैल्यू? अब सर वो सरेंडर वैल्यू पे ही मेंटेन हो रही थी, सरेंडर वैल्यू ही मिली है, तो इसमें कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। सरेंडर वैल्यू पे ही मेंटेन हो रही थी और सरेंडर वैल्यू ही आपको मिली है। ABC पार्टनर हैं, शेयर करते हैं दिस रेशियो ऑन रिटायरमेंट ऑफ B, गुडविल वाज वैल्यूड एट दिस, फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ A and C टू कंपनसेट B। तो 2:1 में से B को हटा दो तो 2:1। तो पहले तो क्या करो, 30,000 टोटल गुडविल है, उसमें B का शेयर निकाल लो 2/5, 12,000। इस 12,000 को रिमेनिंग पार्टनर अपनी गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, जो कि 2:1 है। 8,000 and 4,000 B। ABC आर दिस, ये रेशियो हो गई रिस्पेक्टिवली, ये कैपिटल बैलेंस है A का, B का और C का। B डिक्लेयर टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, बैलेंस इन रिजर्व है 15,000। If goodwill of the firm was valued at 30,000, profit on revaluation is this. What amount will be transferred to the loan of B? भाई ये तो टोटलिंग करनी पड़ेगी, निकाल लो कैलकुलेटर एक बार, निकाल लो जल्दी, नहीं है तो पॉज करके निकालो। निकाल लिया होगा अब तक आपने। अब B की कैपिटल कितनी है? 50, रिजर्व है 15,000। B का शेयर क्या है? जैसे मैं रिजर्व का टोटल करता हूँ, चलो मैं पहले ना 50 तो हो गया, मैं पहले इनका टोटल करता हूँ, 15 + 30 + 7050, टोटल आ रहा है
52050, उसमें बी का शेयर है, बी रिटायर हुआ है ना, यस, तो 2/5 इंटू 20820 प्लस इसकी जो कैपिटल है, तो 70820, ए आपका आंसर आ जाएगा। ए बी सी पार्टनर हो गए, प्रॉफिट और लॉस हो गया 3:2:1, सी रिटायर ऑन अ डिसाइडेड डेट, फर्म की गुडविल है सी, ये तो आप कर लोगे यार, इसमें कुछ नया नहीं है, डन, और कुछ नहीं है इसमें खास। काय खुल रहा है भाई, इसमें कुछ खास यहां पर कहीं पर जेएलपी नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। जेएलपी सरेंडर हुआ है 60,000, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, ये मैंने सेम क्वेश्चन एक आपको कराया था, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बिफोर रिटायरमेंट, इंडिविजुअल कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जो टोटल कैपिटल है वो 6 लाख रहेगी, बस उनकी न्यू रेशियो में हो जाएगी, अगर न्यू रेशियो कुछ गिवन है तो। सेम क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। गुडविल वैल्यू करनी है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका रिटायरमेंट का था, ऐसे ही मैं एक बार आपके साथ डेथ का भी डिस्कस कर लेता हूं जरा। डेथ में हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट, पेमेंट ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी एंड सेपरेट लाइफ पॉलिसीज। इंट्रोडक्शन, अच्छा, इसमें ये वाला पॉइंट है भाई, ये हमने डिस्कस नहीं किया था, इसको मैं यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। सेक्शन 37 बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट ऑफ आउट गोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। कई बार क्या होता है, मान लो किसी पार्टनर की डेथ हुई है, इसमें एग्जांपल होगा क्या, हाँ, मैं इसी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। ए बी सी पार्टनर है, इक्वली शेयर करते हैं, सी रिटायर करा 31 अक्टूबर 2017, तो भाई अगर वो 31 अक्टूबर 2017 को रिटायर कर रहा है, तो उसको 31 अक्टूबर 2017 को पेमेंट मिलनी चाहिए थी, जो भी उसका अमाउंट था वो उसको मिलना चाहिए था, लेकिन हमने उसको उस डेट पे दिया नहीं होता। पार्टनर्स की कैपिटल सारी एडजस्टमेंट के बाद 50, 75, 120, तो उसको 120 मिलना चाहिए था। सी रिटायर है ना। ए एंड बी कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फर्दर विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ सी। ये क्या बदतमीजी है, सी का अकाउंट सेटल ही नहीं करा, सी की जो पेमेंट करनी थी वो करी ही नहीं। फाइनल पेमेंट टू सी इज मेड ऑन 1 फरवरी 2018, तो अक्टूबर टू फरवरी कितने महीने हो गए सर, अक्टूबर को छोड़ दो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने का प्रॉफिट मांगेगा अब सी का एग्जीक्यूटर। प्रॉफिट जो हुआ इन 3 महीने में वो था 28,000। अब यहां पर वो क्या कहता है, वो 2 कंडीशन देता है, दो में से जो भी ज्यादा होगा वो एग्जीक्यूटर लेगा। आप कहानी समझे कि नहीं समझे, पर्पस समझना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव समझना जरूरी है। सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 किस सिचुएशन को डील करता है, वो उस सिचुएशन को डील करता है, और ये आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा लॉ में, अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी तो पढ़ा होगा आपने ये, कि अगर एक पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर है, आइदर इन केस ऑफ रिटायरमेंट और इन केस ऑफ डेथ, वो जा रहा है, चला गया वो, तो 31 अक्टूबर को गया, तो 31 अक्टूबर को उसकी सेटलमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। अब वो सेटलमेंट हो रही है 3 महीने बाद, तो वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि भाई मेरे को ऑप्शन नंबर 1, या तो जितना मेरा बैलेंस रह रहा था उस बैलेंस का, जितना मेरा बैलेंस रह रहा था उस बैलेंस पे इंटरेस्ट दे दो, वरना जो आपने 3 महीने प्रॉफिट कमाया कैपिटल की प्रोपोर्शनेट में वो दे दो। देखो कैसे, पहला शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, कितना कमाया 3 महीने में प्रॉफिट, 28, ये हो गया प्रोपोर्शनेट ऑफ कैपिटल। तीनों की टोटल कैपिटल आपको प्लस करनी थी, 50 प्लस 75, 1 25 प्लस 1 20, 245,
तो ये 245 था और ये उसकी खुद की कितनी थी 120, तो ये उसका शेयर बना। इंटरेस्ट फिक्स है एट द रेट ऑफ 6%, कहीं पे लिखा होगा ये रहा, इंटरेस्ट फिक्स है एट द रेट ऑफ 6%। तो 1,20,000 उसकी कैपिटल थी, उसका 6% 3 महीने का 1800, विच एवर इज हाइयर। तो वो तो भाई हाइयर ही लेगा ना, वो 13174 लेगा। सिंस फर्स्ट ऑप्शन इज बेनिफिशियल फॉर सी आउटगोइंग पार्टनर, he will necessarily go for the proportionate share in profit। तो ये सेक्शन 37 आपको ध्यान रखना है। अमाउंट पेएबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या क्या देते हैं, उसकी कैपिटल देते हैं, आईओसी देते हैं, गुडविल का शेयर देते हैं, शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं, जीएलपी देते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टडी मॉड्यूल का एक एक वर्ड आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ा है तो अभी भी टाइम है, पढ़ लो। अब कहता है जो प्रॉफिट आपको निकालना होता है, भाई 3 महीने काम किया, 3 महीने के बाद डेथ हो गई, तो 3 महीने का प्रॉफिट हमें उसे देना होता है। अभी 3 महीने का प्रॉफिट जो है वो पीएनएल सस्पेंस से जाता है, मैंने आपको बताया था। अब ये जो निकलता है ना, ये 3-4 अलग अलग मेथड से निकलता है, या तो टाइम बेसिस होता है या टर्नओवर बेसिस होता है। टाइम बेसिस बेसिकली क्या होता है, इट इज एज्यूम्ड दैट प्रॉफिट हैज बीन अर्न्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर। फॉर एग्जांपल पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बना लिया, या एवरेज प्रॉफिट ले लिया आपने पिछले 3 साल का, 4 साल का, तो ये तो वो केस होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टर्नओवर वाला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आपको 3 महीने की टर्नओवर दे दिए और बोल दिया कि भाई पिछले साल का ये है। जैसे मान लो इसमें कहीं ना कहीं एग्जाम्पल होगा, ये देखना, अरुण, तरुण और नेहा 3 पार्टनर है, ये रेशियो है। नेहा की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली 31 मई 2016 को। सेल्स 15-16 की, अब ये पिछले साल की है, क्योंकि अगर ये 16 में डेथ हुई है तो ये पीरियड कौन सा है, 16-17। पिछले साल की सेल है 4 लाख और पिछले साल का प्रॉफिट है 60,000। अकाउंट क्लोज होंगे मार्च में और 1 अप्रैल से 31 मई की सेल है 1 लाख। अब आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था कि ये 1 लाख आपका इन 3 महीने का प्रॉफिट है, अप्रैल और मई, 2 महीने का, सॉरी। तो ये 1 लाख 2 ही महीने की सेल है ना, तो उस पर आप प्रॉफिट परसेंटेज लगाते हो, लेकिन ये प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम कैसे निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, बहुत सिंपल है, पिछले साल को बेस बना लो। पिछले साल प्रॉफिट हुआ था 60,000, 4 लाख के सेल पर इनटू 100, तो 15% आ गया, तो 1 लाख का 15%, 15,000 प्रॉफिट आ गया 2 महीने का। उसमें जो भी उसका शेयर था नेहा का 1/6 वो लगा दो आप, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2500 आंसर आ जाएगा। डन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये 3 मेथड मैंने आपको बताए थे, वही 3 मेथड है सेम। पहला जहां पर हम उसको एक्सपेंस मानेंगे, ये जहां पर हम उसको एसेट मानते हैं, और जहां पर हम उसको एसेट एंड रिजर्व दोनों मानते हैं। मेथड नंबर 1 दोबारा देखना है तो दोबारा देख लो भाई। JLP डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में JLP नहीं है, आएगी भी क्यों जब हमने उसको एसेट या रिजर्व नहीं माना। केस नंबर 1 ये रेशियो है, उन्होंने JLP ली थी 1 लाख की, 1 लाख पूरा मिलेगा, तो 1 लाख आप 532 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। पहले पैसा मिला बैंक टू JLP, फिर JLP टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सेकंड मेथड बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है सरेंडर वैल्यू में, ये रेशियो है 1 लाख की JLP है, विच इज अपीयरिंग इन सरेंडर वैल्यू है 10,000। नाउ अब आपको मिला 1 लाख, आपकी बैलेंस शीट में 10,000 नजर आ रही है सरेंडर वैल्यू, अब मिला कितना आपको 1 लाख, तो एंट्री क्या होगी, पहले 1 लाख 1 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। अभी आप देख रहे हो JLP आ रहा है आपके पास क्रेडिट 1 लाख का, और JLP आपकी बैलेंस शीट में पहले से एसेट नजर आ रहा है 10,000 का, तो JLP नेट कितना है 90,000 का, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर दोनों साइड नजर आ रहा है, JLP रिजर्व भी नजर आ रहा है और ये 10,000 पे नजर आ रहा है अलोंग विद JLP रिजर्व, तो अब क्या करोगे, सेम करोगे 1 लाख 1 लाख,
JLP 90,000 को करके आप इसमें डिवाइड कर दोगे और रिजर्व 10,000 का आप वापस क्रेडिट कर दोगे। यानी इन शॉर्ट आपने पूरा 1 लाख क्रेडिट कर दिया। इन शॉर्ट आपने पूरा 1 लाख क्रेडिट कर दिया। सिंपल। सेपरेट में तो मैंने आपको बताया था, सेम उठाया इसने। अब की बार ये सरेंडर वैल्यू लेगा कि नहीं लेगा? नहीं। अब की बार हुई है डेथ। यहां से इसको हटाओ और इसको उठाओ 3 लाख को, तो 3 लाख का 1/5 और फिर ये 10 और 20,000 का 1/5। सर डेथ का केस है ना, अमित की डेथ हुई है तो जिसकी डेथ हुई है उसका तो पूरा अमाउंट रिसीव होगा ना, आपको पूरा 3 लाख मिल गया। और जिनकी डेथ नहीं हुई है उनकी पॉलिसी कैंसिल हो गई, उनकी सिर्फ सरेंडर वैल्यू मिलेगी। सबका टोटल कर लो और उसका 1/5 जो भी शेयर है जिसकी डेथ हुई है वो निकाल लो। मैं देखता हूँ अगर कुछ खास है तो बताऊंगा आपको। कोई अगर एंट्री मुझे ऐसी लगेगी जो नहीं कराई थी मैंने तो मैं आपको बता दूंगा। ये तो सिंपल है। इसमें इशू नहीं है। कुछ खास नहीं है जी। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एग्रीमेंट, representative of deceased partner is entitled to dead partner share in। अब आपको बताना है क्या क्या ठीक है। प्रॉफिट टिल डेट ठीक है, गुडविल, JLP, शेयर इन रिवैल्यूड एसेट एंड लायबिलिटी, तो ठीक लग रहा है। कैपिटल, गुडविल, JLP, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया इसमें, तो इसमें बढ़ गया, तो बी भी ठीक लग रहा है। कैपिटल, प्रॉफिट टिल डेट, गुडविल, JLP, शेयर इन रिवैल्यूड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या क्वेश्चन है भाई? ये पहला तो बस ये सेकंड वाले में वो आ रहा है, बाकी तो सारे सेम ही चल रहे हैं मेरे हिसाब से। अच्छा अच्छा, इसमें कैपिटल नहीं था, ठीक है, इसमें कैपिटल आया लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं था, इसमें सारा था। तो जिसमें सारा था मैं उसको अपना बना लूंगा, तो बी आंसर हो गया। सेकंड, ABC आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन दिस रेशियो। फर्म के पास JLP है। इन द बैलेंस शीट इट इज अपीयरिंग इन सरेंडर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डेट। अब 1 लाख आप लोग क्रेडिट कर दोगे ना, तो 1 लाख आप इस रेशियो में क्रेडिट कर दो, 2 3 4, तो 50,000 25,000 25,000, ये आ गया। डी डाइट इट वाज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द लास्ट फॉर दिया हुआ है, तो ये तो आप कर ही लोगे। डी डाइट ऑन 30th June, हाउ मच शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है जी, कुछ खास नहीं है। डन। तो जी ये मेरा आपके साथ रिटायरमेंट और डेथ मैंने आपको कराया, रिटायरमेंट और डेथ मैंने आपको कराया। अब मैं आप लोगों के साथ एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रिटायरमेंट और डेथ मैंने आपके साथ कंप्लीट किया, कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों के साथ एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और टॉपिक का नाम हम लोग लेते हैं इन्वेंट्रीज। टॉपिक का नाम आ गया है हमारे पास इन्वेंट्रीज। मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा। इन्वेंट्रीज क्या समझते हैं सर आप इन्वेंट्रीज से? आपने बहुत बार सुना है इसको अपनी लाइफ में, इन्वेंट्रीज। क्या समझते हैं आप इन्वेंट्रीज से, ये बताइए मुझे। क्या आपने इन्वेंट्रीज कभी सुना है? सर बिल्कुल सुना है। अगर आप कहोगे कि नहीं सुना है तो आप झूठ बोल रहे हो। इन्वेंट्रीज तो सबने सुना है, क्लास 11th क्लास 12th में सुना है। और जो साइंस से हो अगर आप, तो इन्वेंट्रीज एक रेगुलर वर्ड है जो कि हम लोग दिनचर्या में सुनते हैं। इन्वेंट्री को एक नाम से और जाना जाता है,
वो नाम है स्टॉक। इन्वेंट्री यानी स्टॉक, अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज के लिए अलग अलग इन्वेंट्रीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की। एक ऐसा बिजनेस या एक ऐसी कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग जो कि मैन्युफैक्चरिंग में है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है सर, आप सबसे पहले मार्केट से रॉ मटेरियल उठाते हो। तो यहां पर जो इन्वेंट्री हो सकती है वो किस किस फॉर्म में हो सकती है। सबसे पहले वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो सकती है। रॉ मटेरियल को हमने थोड़ा सा अपना मशीनों में डाला, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है ना कि जितना मैंने रॉ मटेरियल डाला है बिफोर द ईयर कंप्लीशन वो सारा रॉ मटेरियल आपका फिनिश्ड गुड्स बन गया। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। एक बीच में हमने सुना एक वर्ड होता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, उसका भी हमारे पास स्टॉक हो सकता है। तीसरा, अगर फिनिश्ड गुड्स बन चुका है तो फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में होगा। इसके अलावा एक होता है आपके पास स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपनी मशीन्स के या किसी ऐसे आइटम के जो रेगुलरली कंज्यूम होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो हम उसके स्टोर्स या स्पेयर पार्ट्स रख लेते हैं अपने पास। यार बार बार मार्केट कौन जाएगा भागकर, अगर खराब हो जाएगा तो हम चेंज तो कर लेंगे ना। कई बार इस तरह की कंपनियां जो है वो पैकिंग मटेरियल भी रखती हैं अपने साथ। तो अलग अलग टाइप का मैन्युफैक्चरिंग के कंसर्न में फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री हो सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे सर दूसरी कंसर्न क्या होती है, दूसरी कंसर्न होती है ट्रेडिंग कंसर्न। दूसरी कंसर्न होती है ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न क्या कहती है, ट्रेडिंग कंसर्न कहती है इस हाथ से माल लो, इस हाथ से माल दो। हम बना नहीं रहे, हमने सिर्फ माल लिया और उस माल को हमने आगे बेच दिया, उसे कहा जाता है ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न बेसिकली एक ही तरीके की इन्वेंट्री में डील करती है। आप उसे फिनिश्ड गुड्स कह सकते हो या फिर आप उसको ट्रेडिंग गुड्स कह सकते हो। आप उसको फिनिश्ड गुड्स, भाई आया था भाई माल पड़ा हुआ है, तो फिनिश्ड गुड्स कह लो या ट्रेडिंग गुड्स कह लो। इन्वेंट्री पे ना एक AS लगता है, आपको पता है अकाउंट्स में हर चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चलती है। इन्वेंट्री का AS है AS2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। डन हो गया जी। अब मैंने आपको बताया इन्वेंट्री क्या होती है, ये होती है। डन। अगर आप मेरे से मोटा मोटा पूछोगे ना कि सर आपने हमें टाइप ऑफ इन्वेंट्री बताई है, थोड़ा सा मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री भी बता दोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बोलूंगा सर इन्वेंट्री का मतलब हो गया, इन्वेंट्री मींस आइटम्स हेल्ड बाय बिजनेस फॉर, कोई भी ऐसा आइटम जो कि बिजनेस ने हेल्ड किया हुआ है, रखा हुआ है अपने स्टॉक में संभाल के, फॉर रीसेल, या तो रीसेल के लिए या फिर फॉर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में है, और विल बी कंज्यूम, कंज्यूम हो जाएगा सर। रीसेल का क्या मतलब हुआ, आप ट्रेडिंग कंसर्न हो, आपने माल खरीदा है उसको आप बेच दोगे, आप ट्रेडिंग कंसर्न हो, वो हो गया एक पार्ट। यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब हो गया जैसे स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं, तो आपने जैसे रॉ मटेरियल हो गया, यहाँ पे आप रॉ मटेरियल कह सकते हो। विल बी कंज्यूम में आप स्टोर्स और स्पेयर्स कह सकते हो।
तो ये आप बेसिकली इन्वेंट्री हो गया कि कोई भी आइटम जो आपने रखा हुआ है। एक पॉइंट आता है कि सर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होती है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। सर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए ना दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। विच एवर इज लोअर। और यहां पर कहने वाले इसको AS2 कह देते हैं, बट मैं इसको कहता हूं क्योंकि आप लोगों ने क्लास 11th में, इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपने 11th में पढ़ा था प्रूडेंस कंसेप्ट, जिसको आप लोग कंजर्वेटिज्म भी कहते थे। याद है आपको? और 11th में क्या पढ़ा था? अभी भी मैंने फाउंडेशन में तो पढ़ाया है ना आप लोगों को। कभी साइंस वाले हाथ खड़ा कर देंगे सर मेरे को नहीं पता। अभी फाउंडेशन में पढ़ाया था मैंने आपको प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है? भविष्य में होने वाला कोई भी नुकसान होगा, आप उसे पहले से अपनी बुक्स में शो कर लोगे। तो फॉर एग्जांपल मान लो एज ऑन 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019 को आपके पास इन्वेंट्री तो है, उस इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है ना, जो माल आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है नेक्स्ट ईयर यूज होगा, वो है 1 लाख। लेकिन आपको उम्मीद है कि उसको बेचकर नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या हो गया? आप पूछोगे सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या हो गया? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब हो जाता है बेसिकली एस्टिमेटेड सेल वैल्यू माइनस ऑल सेलिंग एक्सपेंसेस। तो उसको बेचकर भी मुझे कितना रिकवर होगा? सिर्फ 90,000। तो अब आप बताओ, मुझे पता है कि भले ही वो 1 लाख की हो, लेकिन भविष्य में वो मुझे सिर्फ 90,000 देकर जाएगी, सिर्फ 90,000 देके जाएगी। तो मैं क्या उसे 1 लाख पर शो करूंगा? द आंसर इज नो। मैं उसे सिर्फ 90,000 पर ही शो करूंगा। क्यों 90,000 पर शो करूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि भाई भविष्य में उससे मुझे सिर्फ 90 मिलेगा। प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है ये तो आपका नुकसान होने वाला है, पहले इसको अपना नुकसान दिखा लो। तो हम किस पे लेंगे इसको? 90,000 पर। लेकिन अगर आपके पास सेम केस में इन्वेंट्री की वैल्यू, कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट है 1 लाख, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, इसकी वैल्यू जो है 1,20 होगी, हम इसे 1,20 में बेच पाएंगे। तो अब मैं इसको 1,20 दिखाऊं जितने में मैं बेच पाऊंगा, या 1 लाख जो उसकी कॉस्ट है, जो लागत है 1 लाख। अब की बार आप कॉस्ट विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा। ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल है, ये वैल्यूएशन मेथड नहीं है। इसे आप वैल्यूएशन प्रिंसिपल कह सकते हो ऑफ इन्वेंट्री। डन है जी। अच्छा, एक यहां पर आपने ये वर्ड पढ़ा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मैं इसको डिफाइन करता हूं कि भाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है। मैं कहूंगा इट इंक्लूड फॉलोइंग कॉस्ट। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ परचेज या फिर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आपको याद है मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में एक अकाउंट बनवाना सिखाया था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। उसमें 2 अलग अलग तरीके का खर्चा था, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उन दोनों को भी आप इसमें ऐड करोगे। वो खर्चा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इन्वेंट्री, वो ऐड होगा।
प्लस इनडायरेक्ट ओवरहेड, आपको याद होगा ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आप ओवरहेड कहते थे, इनडायरेक्ट ओवरहेड एपोर्शन, जो भी इसका पार्ट हमारे पर आया है तो वो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, इन तीनों को आप मिलाओगे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बन जाएगी। डन, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री भी हो गया सर। अब एक पॉइंट आप मेरे से पूछ रहे थे कि सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिकली क्या है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू बहुत सिंपल, मैं बोलूंगा एस्टिमेटेड सेल वैल्यू, जो भी आपकी एस्टिमेटेड सेल वैल्यू है लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, दो इसको माइनस करोगे तो आएगा एनआरवी। मान लो आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर में ये इन्वेंट्री जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, इस वाले की अगर बात करूं, आपको लगता है नेक्स्ट ईयर में ये इन्वेंट्री 150 की सोल्ड होगी, लेकिन 150 की सोल्ड करने पे मुझे 30,000 का खर्चा भी करना पड़ेगा, तो मेरे को नेट कितना मिला 150 माइनस 30, और ये सब एस्टिमेशन है इन द फॉर द फ्यूचर, तो मुझे नेट कितना मिला 120, तो वो 120 आपकी एनआरवी कहलाएगी। डन, ये दो पॉइंट आपको समझ आ गए। आगे सर एक टॉपिक आता है इसमें आपके पास, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ी, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या उसकी जरूरत है? पहला, फॉर डिटरमाइनिंग इनकम। आपको याद है, आपको याद है आप एक इनकम निकालने का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, बल्कि इनकम क्या प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक फॉर्मूला है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक फॉर्मूला है, मैं शॉर्ट में इसको बोलता हूँ सीओजीएस, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसका एक फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप देखो, अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा तो सीओजीएस नहीं निकलेगा, सीओजीएस नहीं निकलेगा तो प्रॉफिट या इनकम नहीं निकल सकती। सेकंड नीड, ascertainment of financial position, ascertainment of financial position, फाइनेंशियल पोजीशन को असरटेन करता है, क्यों? बिकॉज इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। सर ये मत बोलना कि फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब है, आई होप आपको पता होगा। फाइनेंशियल पोजीशन में दो चीजें कवर आती है ना आपके पास, एसेट और लायबिलिटी, इन दोनों को मिलाकर फाइनेंशियल पोजीशन कहा जाता है, यानी नेट एसेट कितने हैं। तो मुझे पता है एसेट में एक मेन पार्ट होता है करंट एसेट, और उस करंट एसेट का एक मेन पार्ट होता है इन्वेंट्री। एक और पॉइंट होता है इसमें, मेन तो ये दो हैं, एक होता है लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन मींस हाउ efficiently firm can pay
एड्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। कितनी जल्दी कितनी एफिशिएंटली जो भी हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है उसको फर्म पे कर सकता है, चुका सकता है, उतनी ही अच्छी उसकी लिक्विडिटी पोजीशन मानी जाती है। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पार्ट है कि हम लोग ये कैसे निकालते हैं लिक्विडिटी पोजीशन, ये निकलता ही करंट एसेट की वजह से। और करंट एसेट्स में सबसे मेन क्या है? इन्वेंट्री। सर बाकी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस भी होती हैं कि भाई ठीक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है वैल्यू करो, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस भी हैं। इसमें आप AS2 कह सकते हो या फिर एक शेड्यूल 3 आता है, वो बैलेंस शीट का होता है, फाइनल अकाउंट्स का होता है, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग आपको ये करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सर हमारी मर्जी है, हमें नहीं जानना हमारा क्या प्रॉफिट है या हमें नहीं जानना हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, तो क्या हमारे हाथ में है? नहीं बच्चे, आपके हाथ में नहीं है, आपको फिर भी निकालना पड़ेगा। डन है जी? डन है सर यहाँ तक। इसके अलावा इसमें एक पार्ट होगा आपके पास, तो इसमें मेन पार्ट होगा आपके पास, मैं उस पर आता हूँ। फॉर्मूलाज फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज दो अलग अलग मेथड से निकलते हैं, यानी इसके मेथड तो बहुत सारे हैं, उनके जो मेन मेथड के नाम हैं, एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, दूसरा हो गया नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। नॉन हिस्टोरिकल में सिर्फ एक है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। नॉन हिस्टोरिकल में सिर्फ एक है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। हिस्टोरिकल में काफी सारे हैं, बल्कि इसको भी आप दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हो। एक होता है इफ इन्वेंट्री इज नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। बताऊंगा इसका मतलब, या पहले मैं इसी को लिखवा देता हूं, एक ही आएगा इसमें, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। सर नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल क्या है? आप नहाने के लिए घुसे अपने बाथरूम में और अचानक आपने देखा कि यार मेरा शैम्पू जो है वो खत्म हो चुका है, मेरा हेयर शैम्पू खत्म हो चुका है, मुझे लाना पड़ेगा। पड़ोस में दुकान थी, आपने फिर दोबारा से अपने जो है क्लोथिंग किया, अपने आप को अपने कपड़े पहने आपने, और आप दुकान पे पहुंच गए और आपने बोला कि मुझे जो है लेट से आपने बोला कि मुझे कोई सा ब्रांड उठा लो यार, गार्नियर। आपने बोला मुझे गार्नियर का शैम्पू दे दीजिए। अब दुकानदार ने बोला कि सर गार्नियर का शैम्पू तो नहीं है, तो सर क्या आप आज नहाओगे नहीं? बताओ मुझे, आप नहाओगे नहीं? आप कहोगे हम तो वैसे भी नहीं नहाते सर। चलो वो बता दो जो नहाते हैं। आप नहाएंगे सर, बिना शैम्पू के नहा लोगे? ऑप्शन है सर नहा लो, पर मैं कहता हूँ यार आपको किसी पार्टी में जाना है, आपको शैम्पू करना ही करना है, आपको कंडीशनर करना ही करना है। तो आपने बोला कि कौन सा है भाई आपके पास? दुकानदार से बोला, उसने बोला भाई गार्नियर नहीं है, लॉरियल मिल जाएगा। आपने कहा लॉरियल दे दो, आप लॉरियल ले आए। लॉरियल नहीं है, खादी प्रोडक्ट है, खादी दे दो यार। कुछ नहीं है, पतंजलि दे दो, बाबा रामदेव की कृपा हो जाएगी, वही दे दो, वो ले आए। यानी जो मिला वो ले आए, नहाए धोए निपटे। ये हो गया इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट, ये हो गया इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट। अब
ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो ये तो हो गया आपका इंटरचेंजेबल है, मैं बात कर रहा हूँ नॉट इंटरचेंजेबल। आप मार्केट में गए, आप इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में गए, आपको घर के लिए टीवी चाहिए, उसने बोला टीवी खत्म हो रहे हैं सर, अभी आया नहीं है स्टॉक, शायद एक हफ्ते बाद आएगा, टेलीविजन अभी नहीं है, आप एक काम करो रेफ्रिजरेटर ले जाओ। ये क्या बात हुई भाई? क्या जो काम टीवी करेगा वो रेफ्रिजरेटर कर देगा? क्या आपके पास टीवी नहीं है तो मैं वॉशिंग मशीन ले आऊं कि चलो बोर हो रहा हूँ तो कपड़े धो लूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या प्रोडक्ट हो गया? नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। यहां पर आप इनकी कॉस्ट कैसे निकालोगे? स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालोगे। आप मार्केट में चावल लेने गए, एक कंपनी के चावल नहीं मिले, आपको अच्छी भूख लग रही थी, आपने कहा चलो दूसरे दे दो यार, इंटरचेंजेबल है। आपको कंस्ट्रक्ट कराना है अपना घर, आपने आयरन के गाटर आते हैं, लोहा आता है, वो लोहा लेने गए, लोहा नहीं था, उसने कहा आज ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, ईंटें ले जाओ। ये क्या बात हुई भाई? मैं लोहा लेने आया हूं, मैं ईंटें लेके क्या करूंगा? तो कुछ इंटरचेंजेबल है, कुछ इंटरचेंजेबल नहीं है, ऐसे होता है ये। तो अगर इंटरचेंजेबल नहीं है तो एक ही मेथड काम आएगा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। लेकिन if inventory is ordinarily interchangeable, अगर ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है तो यहां पर हम लोग लगाते हैं बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। और इस हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में बेसिकली चार तरह के मेथड आ जाते हैं। एक होगा आपके पास फीफो, ही हो, फीफो। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले बेचा जाएगा। एक होता है लीफो, लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया वो पहले बेचा जाएगा। एक होगा सर सिंपल एवरेज मेथड, और एक होगा वेटेड एवरेज मेथड। चार अलग अलग मेथड है। अब सबसे पहले मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूँ कि ये चारों जो अलग अलग मेथड है वो कैसे काम करते हैं, क्या होता है। मैं आपके साथ एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपको कुछ इन्वेंट्री रिसिप्ट्स गिवन है। 1 जनवरी 2019 को 50 यूनिट, रेट है 100, अमाउंट हो गया 5000। ध्यान से देखना, 1 मार्च 2019 को 100 यूनिट 7500, 1 मई 2020 को कहाँ पहुंच गया मैं, 75 यूनिट 120 का रेट हो चुका है अब, तो 120 9000। 1 नवंबर 2019 80 यूनिट 90 7200। और मान के चलो एक लास्ट ले लेता हूं आपके साथ, 15 दिसंबर 2019 125 यूनिट 70 रुपए के हिसाब से, सारे अलग अलग रखे हैं मैंने। 8750, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम इशू, ये टोटल यूनिट एक बार देखनी पड़ेगी मुझको,
50 प्लस 100 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 125, 430 यूनिट थी। ठीक है जी। फर्म इशू मान लो 350 यूनिट्स। फर्म ने पूरे साल में सिर्फ 350 यूनिट इशू की हैं या यूज की हैं, आप ऐसा कह सकते हो। फर्म ने पूरे साल में सिर्फ 350 यूनिट यूज की हैं या इशू की हैं, आप ऐसा कह सकते हो। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अंडर डिफरेंट मेथड्स। सारों से बताता हूं आपको। सबसे पहले फीफो पे आओ। फीफो का मतलब क्या होता है? जो पहले आई होगी वो पहले इशू हुई होगी। इसका मतलब कौन सी यूनिट बची होंगी? जो लास्ट में आई है, क्योंकि पहले वाली तो जा चुकी। अब आप ये चेक करो कि क्लोजिंग यूनिट्स कितना है। आप ये चेक करो कि क्लोजिंग यूनिट्स कितनी बचेंगी। टोटल थी 430 यूनिट्स, उसमें से 350 यूनिट्स आप लोग सोल्ड कर चुके हो, तो कितनी बची हैं? ओनली 80 यूनिट्स। अब अगर फीफो में क्या होता है, जो पहले आती है वो पहले जाती है, तो 80 जो बचेगी वो लास्ट में से बचेगी। फीफो में 80 जो बचेगी वो लास्ट में से बचेगी, यानी इस वाले में से। तो 80 यूनिट्स जो आपकी बची हैं वो कितने रेट वाली होंगी? 70 वाली, 5600। ये फीफो हो गया। लेकिन अगर मैं लीफो पे होता तो मेरी 80 यूनिट्स जो बचती वो पहले वाली बचती। तो पहले वाली कौन सी थी? एक तो ये 50 तो इसमें से बचती, 50 इंटू 100 5000, और 30 जो हैं वो इसमें से बची होंगी, 75 वाली। 75 इंटू 30, 2250, 5 और 2 7250। समझ आ रहा है? फीफो में क्या होता है, जो पहले आई वो गई, तो बची कौन सी? लास्ट वाली। लीफो में क्या होता है, जो लास्ट में आई हैं वो गई पहले, जैसे जैसे आ रही हैं वैसे वैसे जा रही हैं। इसका मतलब जो बचेंगी वो कौन सी होंगी? शुरू वाली, स्टार्टिंग वाली। सर थर्ड मेथड होता है मेरे पास सिंपल एवरेज मेथड। इसमें आप क्या करते हो, आप सारे रेट्स का एक एवरेज कर लेते हो, एक आप एवरेज रेट निकाल लेते हो। 100 75, ये तो डिलीट कर दो, ये आ रहे हैं अब, ये जो है 100 75 120, 100 75 120 90 और 70। कितने हो गए टोटल? काउंट करो, 1 2 3 4 5। 100 75 120 90 और 70। 455 डिवाइड बाय 5, 91। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे या क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालोगे? जितनी यूनिट बची थी, 80 बची थी, मल्टीप्लाई बाय 91, सीधा सीधा 7280। ये एक मेथड है। वेटेड एवरेज में क्या होता है? ये सबसे अच्छा मेथड है और सबसे ज्यादा चलता है। अगर ये पता है कि फीफो है, देखो लीफो तो अलाउड ही नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है कि जो बाद में आ रहा है वो पहले निकल रहा है? ऐसे तो जो पहले आया वो कभी निकलेगा ही नहीं, वो तो पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा। लीफो सबसे बेकार है, इसीलिए उसको वैलिडिटी भी नहीं है, उसको कोई यूज नहीं करता। वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड क्या कहता है? वेटेड एवरेज मेथड कहता है आप इन सब का टोटल कर लेना भाई। ये अमाउंट आया ना, इस अमाउंट का टोटल करो जरा। 5000 प्लस 7500 प्लस 9000, 7200, 8750, 37450। उसको यूनिट से टोटल कर लेना। 37450
डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स 430 आई थिंक, यस, डिवाइड बाय 430, 87.10, राउंड ऑफ कर लिया है मैंने। क्लोजिंग स्टॉक 80 यूनिट्स इनटू 87.10, ₹6968। लीजिए, ये 4 मेथड होते हैं मोटा मोटा जो मैंने आपको समझाया है। इसके क्वेश्चंस भी हैं, वो भी करेंगे। अभी आप पहले इसको एक बार नोट कीजिए जरा। मेरे ख्याल से आप आज नोट नहीं कर पाए हो अभी तक इन्वेंट्री को कुछ भी, तो एक बार पोज एंड नोट खेल लेता हूं आपके साथ फटाफट से। पोज एंड नोट, रुको, पोज एंड नोट, 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 फाइनली पोज एंड नोट। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैं आपको, मैंने अभी ओपन नहीं किया था, मैं ओपन कर लेता हूँ, शायद यही है। ये कुछ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे आप, मैं आपको सिर्फ होमवर्क बता रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने से पहले इनको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, 2 नहीं कर पाओगे अभी, 2 अलग कंसेप्ट है, 2 का है तो लिफोई पर अलग कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो 1, 3 और 4 इन क्वेश्चंस को आप एक बार ट्राई कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सॉल्व करूंगा, तो इनको एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपका हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो मैं समझा ही दूंगा बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, बाय बाय, अच्छे से रिवाइज कीजिए।